दोस्तों नमस्कार। मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डायबिटीज पर चर्चा करने वाले हैं। हम ये चर्चा बड़े ही सरल शब्दों में करने वाले हैं जिससे कि जन सामान्य को ये समझ में आ सके कि डायबिटीज मतलब क्या होता है और कैसे हम इस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। विषय बहुत गंभीर है पर बड़ी सरलता से हमको इस पर चर्चा करना है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि डायबिटीज भारत के लिए खतरनाक हो गया है या नहीं? हम सब लोग जानते हैं कि भारत के लिए आज डायबिटीज खतरनाक हो चुका है। फिर भी हम कुछ आंकड़े देखना चाहेंगे कि डायबिटिक जनसंख्या भारत में जो घोषित है वो अनुमानित 8 करोड़ या 8 से 10 करोड़ मानी जा सकती है। इस समय दुनिया में तकरीबन 42 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। मतलब दुनिया की डायबिटिक जनसंख्या का 25% लोग भारत में रहते हैं। दोस्तों एक रेशो पे ध्यान देंगे कि 2018 में ये रेशो जो 4 में से 1 का है, अनुमान ये माना जा रहा है कि 2025 तक ये रेशो 3 में से 1 का हो जाएगा और 2040 तक ये रेशो बढ़कर 2 में से 1 का हो जाएगा। मतलब ये कहा जाए कि अगर 2040 तक दुनिया में 60 से 70 करोड़ लोगों को डायबिटीज होगा तो अकेले भारत में उसमें 30 से 35 करोड़ लोग होंगे। दोस्तों ये जो कहा जा रहा है इसका निश्चित तौर पर एक आधार भी है जिसकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं कि हमारे सामने एक रिपोर्ट है अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका में पॉपुलेशन का 9.3% लोगों को डायबिटीज है। पर चौंकाने वाली बात इस रिपोर्ट में यह है कि वहां पर अबव द एज ऑफ 20 तकरीबन 37% लोगों को प्री डायबिटीज है और अबव द एज ऑफ 30 तकरीबन 27% लोगों को प्री डायबिटीज है। अगर ये आंकड़ा हम भारत में लगा दें और ये माने कि भारत में 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, मतलब ये माना जा सकता है कि भारत में 32 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हो सकते हैं। और दोस्तों आज ये आंकड़ा निश्चित तौर पर हमको झंझोड़ने वाला आंकड़ा है। ये हमारे लिए वेकअप कॉल है। अब हमको जागना चाहिए, निश्चित तौर पे इसके लिए कुछ करना चाहिए। क्या करें? तो एक अभियान करना चाहिए, एक क्रांति करना चाहिए। और ऐसा ही अभियान है मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया। मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया के प्रणेता है पुणे के सुप्रसिद्ध मधुमेह संशोधक माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेकर सर। डॉक्टर रविंद्र नांदेकर सर के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहूँगा। सर मूलतः जलगांव के हैं, जलगांव महाराष्ट्र के हैं और सर का जीवन अपना खुद का स्वयं का जीवन बड़ा कष्ट में गया है। 5 वर्ष की आयु में सर को दृष्टि दोष का सामना करना पड़ा। 13 वर्ष की आयु में उनको बोन टीबी डिक्लेयर किया गया जो कि था नहीं। रॉन्ग डायग्नोसिस और रॉन्ग ट्रीटमेंट के कारण उनको मृत्युतुल्य कष्ट झेलना पड़े। जहाँ पर एक घोषित किया गया था कि ये बच्चा जो 13 साल का बचने वाला नहीं है, वहाँ पर उनके फादर को आयुर्वेद पर विश्वास होने के कारण, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के कारण उनका जीवन सुरक्षित हुआ और बच गया, पर बड़ा कष्टप्रद रहा। पर वहीं पर उन्होंने निर्णय किया कि आयुर्वेद ने मेरा जीवन बचाया है, अब मैं अपना पूरा जीवन आयुर्वेद को दूंगा। उन्होंने अपना पूरा ध्यान यहाँ से शिक्षा पे लगाया। डी फॉर्म, बी फॉर्म मेरिट में किया, एम फॉर्म फार्माकोग्नोसी में कंप्लीट किया, पीएचडी उसमें किया, एमडी इन अल्टरनेटिव मेडिसिन कंप्लीट किया, साथ में संगीत विशारद एलएलबी की डिग्री हासिल करी, नेचुरोपैथ की डिग्री ले ली। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने 1993 में ये प्रेरणा कि कहाँ पर मैं आयुर्वेद की फील्ड में काम करूँ, उनको घर से ही मिली क्योंकि उनके फादर को डायबिटीज़ था और उनको कहा गया था कि इंसुलिन आपका जीवन में बंद होने वाला नहीं। और यहीं से उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने डायबिटीज़ के क्षेत्र में कदम रखा और कार्य करना शुरू करा। 1993 में उन्होंने एक रैबिट मॉडल तैयार किया और उस पर 3 मॉडल बनाए। एक पर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, एक पर आयुर्वेद से ट्रीटमेंट किया, एक पर एलोपैथी ट्रीटमेंट किया। हर 6 महीने में एनिमल को सेक्रीफाइस करते गए, उसके ऑर्गन में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो बदलाव देखते गए। 5 वर्ष बाद 1998 में उनको ये रिजल्ट प्राप्त हुआ कि जहां पर उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था वहां पर शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ था और ऑर्गन डैमेज हो गए थे। जहां पर उन्होंने एलोपैथी ट्रीटमेंट किया था वहां ग्लूकोज लेवल तो कंट्रोल था पर ऑर्गन डैमेज थे। और जहां पर आयुर्वेद से ट्रीटमेंट किया था वहां पे ग्लूकोज लेवल भी कंट्रोल था और ऑर्गन भी सुरक्षित थे। ये रिजल्ट प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्ट का निर्माण किया और 1500 पेशेंट को प्रोडक्ट प्रदान कर उनका एक रिपोर्ट तैयार किया। सन 2000 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में सर एक फार्माकोग्नोसी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गए थे अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए। वहां पर 600 रिसर्च साइंटिस्ट शामिल हुए थे और जहां पर जाकर सर ने अपना रिसर्च पेपर दुनिया के सामने पहली बार पढ़ा। उसकी अध्यक्षता की थी एमआरआई मशीन के जनक डॉक्टर रिचर्ड अर्नेस्ट ने और काफी एप्रिसिएशन सर को वहां से मिला, एक नई ऊर्जा वहां से मिली और भारत में आकर सर ने अपना कार्य बहुत तेजी से शुरू कर दिया। सन 2003 में सर के रिसर्च की चर्चा संसद में हुई
उसका मूलतः कारण यह था कि मुंबई सेंट्रल से खासदार मतलब सांसद थे मोहन रावले जी, और उस समय उनका शुगर ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा था, काफ़ी कष्ट उनको हो रहा था। किसी ने सलाह दी कि नांदेकर सर आयुर्वेद की फील्ड में अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करिए। और मुलाकात हुई, ट्रीटमेंट शुरू हुआ, 5 महीने में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। जो परिणाम उनको मिले वो उससे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इसके हमारे देश को जरूरत है और इसके पीछे मैं कार्य करूंगा। 30 अप्रैल 2003 को उन्होंने संसद में सवाल उठाया कि अगर हमारे देश में कोई युवा रिसर्चर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे, तो उनको सरकार सपोर्ट क्यों नहीं करती। इस बात के जवाब में माननीय स्वास्थ्य मंत्री उस समय की सुषमा स्वराज जी ने आश्वासन दिया कि हम निश्चित तौर पर इस पर कार्य करेंगे। और उनके आदेश पर जेजे हॉस्पिटल मुंबई में चूहों के ऊपर इसका एक ट्रायल हुआ, और जिन छात्रों ने जो एमडी करे थे उन्होंने ट्रायल किया, तो उन्होंने ये रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि ये जो प्रोडक्ट है सर का आयुस्लिन उस समय नाम था, ये न सिर्फ ग्लिविंगाबाइट से बेहतर है बल्कि सुरक्षित है। तो हम इसको फर्दर ट्रायल के लिए रिकमेंड करते हैं। पर उसके बाद सरकार बदल गई और कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव होने के कारण सर अपना कार्य करते रहे। सर ने अपने जीवन में कार्य करते हुए 2008 में आदर्श व्यक्ति के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया, 2010 में महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार मिला, 2013 में शंकराचार्य अवार्ड मिला, और 2016 में पुनः उनको राज्य पुरस्कार दिव्यांग उद्योग भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर की इस 24 साल के वर्षों की जर्नी में ये सर ने पाया कि जितना डायबिटीज का इलाज जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है उसकी जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाना। क्योंकि डायबिटीज को नियंत्रित करना है तो उसकी जानकारी जन सामान्य को होना बहुत जरूरी है, जो आज भारत में नहीं है। और यही सोचकर सर ने शुरुआत करी मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया की। मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया का उद्देश्य हमको दोस्तों समझना है। पहला उद्देश्य यह है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको डायबिटीज के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी प्रदान करना है, जिससे वो अपनी तकलीफ को समझ सके और स्वयं अपने डॉक्टर बन सके। प्री डायबिटीज जो आज चर्चा का विषय भारत में नहीं है, सर ने उसको एक चर्चा का विषय बनाया, क्योंकि अगर डायबिटीज को प्री डायबिटीज के स्टेज पे ही रोका जाए तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और उसी के लिए महत्वपूर्ण दूसरा कदम है इस मिशन का कि हमको प्री डायबिटिक लोगों को खोजना है और उनको समय से पूर्व डायबिटिक होने से बचाना है। तो ये प्रमुख 2 उद्देश्य लेकर आज इस मिशन के माध्यम से कार्य हो रहा है। और जो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमको डायबिटीज को समझना है, तो आज इस वीडियो में हम वही कार्य करने जा रहे हैं दोस्तों। सरल शब्दों में आज हम डायबिटीज को समझने का क्या करने वाले हैं, प्रयास करने वाले हैं। तो आइए 4 भागों में हम आज डायबिटीज को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना है कि डायबिटीज एक डिसऑर्डर है, ये कोई डिसीज नहीं है, एक डिसऑर्डर है। और अगर डिसऑर्डर को समझना है तो सबसे पहले हमको ऑर्डर समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर का ऑर्डर क्या है। तो आइए भाग 1 पे हम समझते हैं कि शरीर का ऑर्डर क्या है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमारे शरीर का जो एक यूनिट होता है उसको हम सेल कहते हैं। मतलब सेल से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, और सेल जो है वो हमारे शरीर की एक यूनिट है, जिसको कहते हैं कि हम हमेशा सुनते आए हैं कि हमारे शरीर में ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो वो ब्रह्मांड एक्चुअल हमारे सेल में समाया हुआ है। जब हमारे सेल शरीर के एक निश्चित कार्य के लिए एकत्रित होते हैं तो टिश्यू बनता है। जब टिश्यू निश्चित कार्य के लिए एकत्रित होते हैं तो ऑर्गन बनता है। ऑर्गन एकत्रित होते हैं तो सिस्टम बनता है, और सिस्टम एकत्रित होता है तो शरीर बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। हम इसको फिर एक बार रिपीट करते हैं। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से शरीर। तो मुझे आशा है कि आप एक जो हमारे शरीर का सीक्वेंस है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर जो बना है वो किससे मिलकर बना है, सेल से। अब हमारे सेल को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा उसको कहां से मिलती है, तो ये ऊर्जा मिलती है उसको ग्लूकोज से। और ये ग्लूकोज कहां से आता है, ये ग्लूकोज हमारे शरीर में आता है हमारे भोजन से। हम जो भोजन करते हैं उससे हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स प्राप्त होते हैं। और जब कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है तो अंतिम रूप उसका ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज जब हमारे सेल के अंदर जाता है तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसके अंदर जाकर इस ग्लूकोज का ज्वलन होता है और अंतिम ऊर्जा बनती है, जिसको हम एटीपी बोलते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये ग्लूकोज अकेला इस सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इस ग्लूकोज को अंदर ले जाने का कार्य करता है हमारे शरीर का एक हार्मोन, जिसका नाम है इंसुलिन। अब ये इंसुलिन जो है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है हमारे शरीर के एक ग्रंथि में, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। और
ये पैनक्रियाज में जो बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन का निर्माण करते हैं। तो अब समझना ये है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन होकर ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज ब्लड में आता है, क्योंकि हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम ब्लड करता है। उसी समय में इंसुलिन का निर्माण होकर वो भी ब्लड में आता है। ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज और इंसुलिन सेल तक पहुंचते हैं और फिर इंसुलिन सेल का, अगर एक कहे सरल शब्दों में, तो एक दरवाजा जिसको हम इंसुलिन रिसेप्टर बोलते हैं उसको ओपन करते हैं और ग्लूकोज सेल के अंदर प्रवेश करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर उसका ज्वलन होता है और अंतिम ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर का संचालन होता है। तो दोस्तों, हमने सरल शब्दों में भाग एक में ये समझा कि हमारे शरीर का ऑर्डर क्या है ना, मतलब हमारे शरीर की कार्यप्रणाली कैसी है और हमारे शरीर का सिस्टम क्या है। तो हम ये कहेंगे कि हम समझ चुके हैं कि हमारे शरीर का ऑर्डर क्या है, तो अब भाग 2 में हमको समझना आसान हो जाएगा कि डिसऑर्डर क्या है, मतलब डायबिटीज कैसे होता है। तो आइए भाग 2 में हम समझते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज होने के कारण क्या है। देखिए, डायबिटीज के अलग अलग प्रकार है, टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसमें हम टाइप 2 डायबिटीज को यहाँ पे समझ रहे हैं क्योंकि 96% लोग आज टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित हैं। भाग 1 में हमने समझा कि हमारे शरीर में सेल से बना है हमारा शरीर और इस सेल को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और वो ऊर्जा उसको मिलती है ग्लूकोज से, और ये ग्लूकोज सेल के अंदर ले जाने का कार्य करता है इंसुलिन। अब ये इंसुलिन जिस दरवाजे से, मैं बिल्कुल सरल भाषा का उपयोग कर रहा हूं, ये इंसुलिन जिस दरवाजे से ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर जाता है उस दरवाजे का नाम होता है इंसुलिन रिसेप्टर। ये इंसुलिन रिसेप्टर जिस दिन खराब होता है हमारे शरीर में, वहां हमको पहली बार जीवन में डायबिटीज होता है। मतलब हमारे शरीर में ग्लूकोज है, हमारे शरीर में इंसुलिन भी अवेलेबल है, पर खराब क्या हो गया है, हमारे सेल का दरवाजा, है ना। मतलब वो इंसुलिन रिसेप्टर चूंकि खराब है तो जितनी मात्रा में ग्लूकोज सेल के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है, तो वो ग्लूकोज कहाँ रह गया, हमारे ब्लड में, और इस कारण से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई, और इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, डायबिटीज। तो हमने सरल शब्दों में पहला कारण समझा कि डायबिटीज क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर का इंसुलिन रिसेप्टर खराब होता है। और डायबिटीज होने का दूसरा कारण है कि हमारे बीटा सेल की कार्य क्षमता कम होना। अब बीटा सेल की कार्य क्षमता कम होने का मतलब क्या है ना, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमारे शरीर की एक ग्रंथि है जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं, उस पैनक्रियाज में बीटा सेल इंसुलिन का निर्माण करते हैं। अब किसी कारण से अगर ये कहेंगे कि अपन इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारा कम हो गया, तो ब्लड में इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो ग्लूकोज आज हमारे शरीर के अंदर है वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। तो निश्चित तौर पे जो इंसुलिन कार्य कर रहा है, अगर वो कार्य पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी और इस अवस्था को हम डायबिटीज कहेंगे। मैं जानता हूं कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंसुलिन रिसेप्टर क्यों खराब होता है और ये हमारा बीटा सेल की कार्य क्षमता क्यों कम होती है। तो आइए इसके कारणों को हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण है मोटापा। अब मोटापा के कारण निश्चित तौर पे हमारे शरीर में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो हमारे शरीर के लिए पर्याप्त नहीं रहता, क्योंकि जो हमारा पैनक्रियाज बना है वो एक शरीर के लिए बना है, पर कुछ लोग आवश्यकता से अधिक खाते हैं, एक शरीर में 1.5 से 2 शरीर तैयार कर लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है और हमको डायबिटीज होता है। आज डायबिटीज का एक मुख्य कारण और है, वो है तनाव, स्ट्रेस। कंपटीशन है, भागादौड़ी का जीवन है, हर व्यक्ति प्रगति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और इस कारण वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का सामना करता है। और इस स्ट्रेस का बड़ा योगदान है आज इस समय डायबिटीज में, क्योंकि इसके कारण जो भी आज हमारे शरीर में स्त्राव होगा, उस केमिकल स्त्राव होगा, जो भी चीज स्त्राव होगी, उससे हमारे सेल्स का स्ट्रक्चर बिगड़ता है और निश्चित तौर पर उसका असर इंसुलिन रिसेप्टर पर पड़ता है। अगला कारण है अनुवांशिकता। अगर माता पिता को डायबिटीज है तो उनके डीएनए के कारण बच्चों में भी वो डायबिटीज आ सकता है। अगला कारण है हमारा खान पान। आज हम सब लोग जानते हैं कि हमारा खान पान जो है वो बहुत बिगड़ चुका है और ये एक मुख्य कारण बनता जा रहा है डायबिटीज होने का। दूसरा अगला है रहन सहन। देखिए, यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि परमपिता परमेश्वर ने आज जब ये शरीर रूपी मशीन बनाई तो इसको ऑटो रिपेयरिंग सिस्टम दिया, और जब ये ऑटो रिपेयरिंग सिस्टम दिया, ये कहीं ना कहीं हमने अपने रहन सहन में ऑटो रिपेयरिंग सिस्टम को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। मैं तो ये कहूंगा सरल शब्दों में कि ऑटो रिपेयरिंग सिस्टम के लिए हमको 2 पांव दिए गए हैं जिनको चलाने से ये मशीन ऑटो रिपेयर होती है, पर आज हमने
इस मशीन को बंद कर दिया है और उसी कारण से आज हमको डायबिटीज का सामना करना पड़ रहा है। एक महत्वपूर्ण कारण जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे वो है प्रदूषण। ये प्रदूषण विभिन्न तौर पर आज हमको घेर चुका है ना। हाइब्रिडाइजेशन उसके अंदर आ गया है। हमने जनसंख्या बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए विज्ञान का सहारा लिया, पर उसके कारण हमको कुछ गलत चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है आज। तो हाइब्रिडाइजेशन इसके अंतर्गत आया है। हमने केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किए खेतों के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वो भी उसका कारण बन रहा है। हमने पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए, हमने वहाँ नहीं रुके, हमने प्लांट ग्रोथ एजेंट इस्तेमाल किए। आज यूवी रेज उसका कारण है। आज कार्बाइड जिसमें फल को पका जाता है वो उसका कारण है। ऐसे अनेक कारण जिनके कारण जो प्रदूषण हुआ, वाटर पॉल्यूशन हुआ, एयर पॉल्यूशन हुआ, इन सब कारण से आज कहें तो हमारे सेल का स्ट्रक्चर बिगड़ता है, हमारा इंसुलिन रिसेप्टर खराब होता है और निश्चित तौर पे इसके परिणाम स्वरूप हमको डायबिटीज का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो हमने भाग 2 में सरल शब्दों में समझा कि डायबिटीज क्यों होता है। मतलब हमने 2 कारण ढूंढे, 2 कारण हमने देखे कि पहला इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होना, दूसरा बीटा सेल की कार्यक्षमता कम होना और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होना, और उनके कारणों को भी समझने का प्रयास किया कि वो क्यों होते हैं। तो यहाँ पर भाग 2 हमारा समाप्त होता है और हमने भाग 2 में आसानी से समझा कि डायबिटीज क्यों होता है। अब हम भाग 3 पर आगे बढ़ते हैं और ये भाग बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि डायबिटीज खतरनाक नहीं है, खतरनाक है डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हर भारतीय को मालूम पड़ना चाहिए। हर भारतीय को ये जानकारी होना चाहिए कि डायबिटीज खतरनाक नहीं है, खतरनाक है डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन। अगर आपको डायबिटीज हो गया तो ये कहा जाता है कि आपकी लाइफ 10 साल कम हो जाती है ना। विभिन्न चीजें हमको बताई जाती है और कहीं ना कहीं हम उसके कारण डर जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो माननीय डॉक्टर नांदेकर साहब बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाते हैं कि डायबिटीज हो जाने से कभी खतरा नहीं है, खतरनाक है डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन। अब ये समझना है दोस्तों कि डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन क्यों होता है। सर हमको बड़ा अच्छे तरीके से समझाते, मैं उसी तरीके से आपको यहाँ चर्चा करना चाहूंगा कि परमपिता परमेश्वर ने जब सबसे अच्छी कोई अपने जीवन में यानी जिस चीज का निर्माण किया वो था इंसान, है ना। ये सरल शब्दों में हम बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा चर्चा को एक कहानी के रूप में ले रहे हैं जिससे कि समझना आसान हो हमारे लिए कि इंसान रूपी जब मशीन परमपिता परमेश्वर ने बनाई और उसके लॉन्चिंग का समय आया कि इस धरती पे आज उसको लॉन्च करना है, ऊपर माहौल बड़ा खुशनुमा था। सब लोग कंप्यूटर पे बैठे हुए थे कि आज इंसान को धरती पे लॉन्च करना है और काउंटडाउन शुरू हुआ 10, 9, 8, 7, 6, 5 और प्रभु बोले रुको 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 कि भाई क्या हुआ कि ये जो मशीन हमने बनाई है इसमें गड़बड़ हो गई। कि गड़बड़ क्या हो गई कि हमने इसमें एक सिस्टम दिया है कि सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा ऊर्जा के लिए और उसको लेकर कौन जाएगा, इंसुलिन। पर सोचो कि अगर किसी कारण से ये इंसुलिन के प्रोडक्शन पर असर आ गया, कोई आघात लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके लिए ग्लूकोज बहुत बेहद आवश्यक है और वो अगर समय पर नहीं मिल पाया तो ये सिस्टम बंद हो सकता है, ये मशीन बंद हो सकती है, बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो प्रभु क्या करें, तो कि एक काम करो कि ये जो नर्व सेल है ना, इसके अंदर ये जो इंसुलिन रिसेप्टर है, मतलब अगर सरल शब्दों में बोलूं तो इंसुलिन का जो गेट है वो मत रखिए, क्योंकि अगर उसको ग्लूकोज नहीं मिला तो हो सकता है कि वो मशीन को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। ये जो रेटिना का सेल है इसमें भी वो सिस्टम नहीं रखना है, किडनी का सेल है उसमें भी सिस्टम नहीं रखना है और इंटिमा का सेल है उसमें भी ये सिस्टम नहीं रखना है। अब क्यों नहीं रखना है, क्योंकि ये हमारे शरीर का कहीं ना कोई आवश्यक कार्य को संभालते हैं। ये एक कहानी के रूप में मैंने आपको बताया दोस्तों, पर जो समझने के लिए आसान हो। पर समझना यहां पर यह है कि जहां हमने देखा कि सेल में ग्लूकोज ले जाने का कार्य इंसुलिन करता है, वहीं पर हमारे शरीर में कुछ सेल ऐसे होते हैं जहां पर ग्लूकोज इन सेल में जाने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है। नर्व सेल जो हमारे शरीर में पूरा सूचना का आदान प्रदान करते हैं, रेटिना के सेल हम सब लोग जानते हैं, हमको देखने में के लिए मदद करते हैं, किडनी जो हमारे ब्लड में प्यूरिफिकेशन का काम करती है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम, और इंटिमा मतलब हमारी जो रक्त वाहिनियां है, हमारी ब्लड वेसल्स से। अगर ये कहा जाए सरल शब्दों में कि हमारी ब्लड वेसल्स की अगर एक डोरी बनाई जाए तो ये 90,000 किलोमीटर से बड़ी डोरी बनेगी। सोचिए आप, 90,000 किलोमीटर से बड़ी डोरी
बनती है हमारी ब्लड वेसल्स की, और इसके इनर पार्ट को हम इंटीमा बोलते हैं। अब ये जो 4 सेल है, इनमें ग्लूकोज जिसको अपन कहें जाने के लिए इंसुलिन आवश्यक नहीं है। तो परमपिता परमेश्वर ने जो हमको आशीर्वाद दिया था इमरजेंसी के लिए, वही चीज डायबिटीज में श्राप बन गई। अब समझना क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है कि डायबिटीज में क्या होता है। डायबिटीज में यह होता है कि हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, और जब ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, मतलब 250, 275, 300, 350, 400, 450, तो ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल इन चारों सेल के अंदर प्रवेश करता है, और ये लगातार इन चारों सेल के अंदर प्रवेश करता है और इन चारों सेल को नुकसान पहुंचाता है। हम इसको सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप क्या करिए कि घर पर एक बर्तन लीजिए और उस बर्तन में पानी रखिए और उसमें कुछ 50-60 किशमिश डाल दीजिए, सवेरे तक छोड़ दीजिए। क्या होगा, वो किशमिश फूल जाएगी, और पानी से नहीं निकालेंगे तो वो किशमिश क्या होगी, सड़ जाएगी। इसी तरह अधिक ग्लूकोज में रहने के कारण हमारे इन 4 सेलों को क्या होता है, नुकसान होता है। अब ये नुकसान जो हो रहा है, उससे हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। देखिए, हम सरल शब्दों में समझते हैं कि इंटीमा के सेल अगर खराब होते हैं तो उसका क्या नुकसान होगा। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक सामान्य ब्लड प्रेशर होता है 80 to 120, पर अगर इंटीमा के सेल खराब हो गए, मतलब उसकी लवचिकता खराब हो गई, तो कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर क्रिएट होता है और उसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो डायबिटीज के कारण हमको हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है। इंटीमा की वॉल प्रोटीन की बनी होती है, हायर ग्लूकोज के कारण उसमें एक चिपचिपा पदार्थ तैयार होता है। अब ये थोड़ा सा बड़ा विषय है, पर मैं इसको सरल शब्दों में लेना चाहूंगा। ये चिपचिपा पदार्थ सारी वॉल्स पे चिपक जाएगा, मतलब 90,000 किलोमीटर की रक्तवाहिनियों में ये चिपचिपा पदार्थ तैयार होगा, और उसके कारण प्लंग तैयार होगा। अगर वो बड़ा होकर अटक गया हार्ट में तो हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन में अटका तो ब्रेन स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस हो सकता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, हायर ग्लूकोज के कारण। नर्व सेल खराब होते हैं तो उसका सबसे पहला असर हमको पाँव पे आता है। आपने अक्सर सुना होगा कि पाँव में झुनझुनी आती है, हम चींटियां बोलते हैं उसको, डायबिटिक पेशेंट को। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर बर्निंग शुरू होती है, बर्निंग पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर नर्व सेल डैमेज हो जाते हैं, पाँव सुन्न हो जाता है, चोट लगती है, घाव बनता है, घाव भरता नहीं है, और कहीं ना कहीं वो गैंग्रीन में बदल जाता है और हमको अल्टीमेटली पाँव काटना पड़ता है। रेटिना के सेल खराब होते हैं तो आंखों की रोशनी जाती है, किडनी के सेल खराब होते हैं तो हमको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल क्या है, ज्यादा है, और ये ज्यादा लेवल लगातार इन सेल के अंदर प्रवेश करता है और इन सेल्स को डैमेज करता है। मतलब यहां पर समझने योग्य बात यह है कि डायबिटीज खतरनाक नहीं है, खतरनाक डायबिटीज के दुष्परिणाम है। आप निश्चित तौर पे यहां पे सोच रहे होंगे कि साहब आप डायबिटीज के बारे में बता रहे हैं या डरा रहे हैं। मैं बता भी रहा हूं और थोड़ा सा डरा भी रहा हूं, क्योंकि कहते हैं कि डर से डिसिप्लिन आता है, और डायबिटीज में सबसे जरूरी है डिसिप्लिन, अनुशासन, एक सही जीवन जीने का तरीका अपनाना। हम ये सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा, कोई हम गोली खाएंगे और डायबिटीज नामक चीज हमारे शरीर से चली जाएगी। ऐसा संभव नहीं, क्योंकि ये बीमारी है ही नहीं, ये डिसऑर्डर है, और इस डिसऑर्डर को हमको मिलकर स्वयं कार्य कर कर उसको रिपेयर करना पड़ेगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो भाग 3 में हमने ये समझा कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन क्या है। अब आइए हम भाग 4 में समझते हैं कि डायबिटीज पर नियंत्रण कैसे होना चाहिए। माननीय डॉक्टर रवि नांदेकर सर बड़े सरल शब्दों में कहते हैं कि डायबिटीज में अगर नियंत्रण भारत को प्राप्त करना है तो उसके लिए हर व्यक्ति को डायबिटीज का डॉक्टर स्वयं बनना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि ये बात सुनकर आपको बड़ा अचरज लग रहा होगा कि अरे हम डॉक्टर कैसे बनेंगे। देखिए, यहां पर समझना यह है कि हम समझ चुके हैं अभी भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में। भाग 1 में हम समझे कि शरीर की सामान्य संरचना क्या है, भाग 2 में बड़े सरल शब्दों में समझा हमने कि डायबिटीज कैसे होता है, और भाग 3 में यह समझा कि डायबिटीज खतरनाक नहीं है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन खतरनाक है। तो भाग 4 में हमको यह समझना है कि हमको डायबिटीज का डॉक्टर स्वयं बनना है। मतलब हमारे ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित अगर हमने कर लिया और जीवन भर नियंत्रित रखा तो आप समझ चुके हैं कि फिर आपको डायबिटीज का खतरे का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमको डायबिटीज का डॉक्टर स्वयं बनना है। मतलब देखिए, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेंगे, मैं यहां पर यह नहीं कहना चाहता कि डॉक्टर का काम हम करेंगे, पर हमको हमारा डॉक्टर स्वयं बनना है। इसका पहला कदम है कि हमको हमारी जांच स्वयं करना है।
अक्सर आपने देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट अपनी रिपोर्ट को लेकर घूमते रहते हैं। मैं आपको बड़े सरल शब्दों में बताना चाहूंगा कि डायबिटीज में आपको अपनी रिपोर्ट स्वयं चेक करते आना चाहिए, और उसके लिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर रविनाथ माननीय सर कहते हैं कि हमको एक टेस्ट करना है जिसका नाम है HbA1c। दुर्भाग्य से अभी भारत के बहुत कम लोग HbA1c टेस्ट को जानते हैं, समझते हैं कि ये टेस्ट क्या है और उसका फायदा क्या है। देखिए, HbA1c टेस्ट से हमारा 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज आता है। HbA1c टेस्ट क्या होता है, इसको YouTube पर जाकर आप आसानी से समझ सकते हैं, इसके क्या फायदे हैं वो भी आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे सरल शब्दों में बताना चाहता हूं कि ये 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज होता है, और अगर हमारा एवरेज ग्लूकोज सामान्य है, मतलब क्या होगा, हमने एवरेज ग्लूकोज को नियंत्रित कर रखा है, मतलब ये होगा कि हमको जीवन में कभी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, मतलब डायबिटीज के दुष्परिणाम नहीं होंगे। और इसके लिए हमको अपने आप को कहां सेट करना है, 7% पर। मैं जानता हूं आपके मन में, कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है, अरे सर 8 पर भी कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं, 8 पर भी कुछ नहीं होता है ना। पर देखिए, अगर 8 के बाद खतरा है या 8.5 के बाद खतरा है, तो हम खतरे तक क्यों पहुंचे। हम अपने जीवन को ऐसा नियंत्रित रखें कि कभी हमारे जीवन में टेंशन आएगा हमको नहीं मालूम, कब हमारा डायबिटीज का शुगर का लेवल बढ़ेगा हमको नहीं मालूम। तो हम सुरक्षित स्थान पर खड़े रहें, मतलब हम हमारे HbA1c टेस्ट की रिपोर्ट को कहां मेंटेन करना है, 7 पर। सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7, है ना। इंद्रधनुष के रंग कितने होते हैं, 7। ये 7 याद रखना है, 7 का साथ नहीं छोड़ना है आपको, और आपको अपना HbA1c का रिपोर्ट 7% पे रखना है ना। फास्टिंग और पीपी जो हम करते हैं वो हमारे एक दिन का या उस समय का ग्लूकोज लेवल बताता है। और अक्सर पूरे आज अगर देखेंगे हम देश में, तो लोग फास्टिंग और पीपी ग्लूकोज पर डिपेंडेंट है। होता अक्सर ये है वहां पर एक साइकोलॉजिकल चीजें काम करती हैं। अगर मुझे अपना ग्लूकोज टेस्ट करना है तो एक दिन पहले से या 2 दिन पहले से कहीं ना कहीं मैं खाने पर नियंत्रण कर लेता हूं, उसके कारण मेरा फास्टिंग ग्लूकोज नॉर्मल आता है। फिर मैं जो पीपी ग्लूकोज लेता हूं खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद का, तो वो भी मैं सामान्य खाना खा कर लेता हूं, वो भी नॉर्मल आता है। और जब वो नॉर्मल रिपोर्ट में देखता हूं तो खुशी में 2 गुलाब जामुन खाता हूं। अब मालूम नहीं कि 2 गुलाब जामुन खाने के बाद में ग्लूकोज लेवल कहां जाने वाला है, और वो एक रिपोर्ट के आधार पर मैं 6, 7, 8 महीने तक खाता ही रहता हूं, और जाने अनजाने मेरा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो हमको एक सही रिपोर्ट करना है जिसका नाम है HbA1c फास्टिंग पीपी के साथ में, और एक फाइल तैयार करना है, और हर 3 महीने में ये रिपोर्ट हमारी फाइल के अंदर होना चाहिए। तो बन गए ना आप अपने खुद के डॉक्टर, कि हमारा खुद का रिपोर्ट हम खुद कराएंगे, और इस रिपोर्ट को ध्यान रखेंगे कि 7 के अंदर मेंटेन होना चाहिए। पर हो सकता है कि आपका रिपोर्ट ज्यादा हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो। ऐसी स्थिति में आपके मन में सवाल आएगा, अब मैं क्या करूं, अब इसको कैसे नियंत्रित रखूं। तो उसके लिए माननीय डॉक्टर रविनाथ सर फिर कुछ सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं, जो मूलतः सिद्धांत है। पहला है उचित व्यायाम, दूसरा है उचित खानपान, और उचित इलाज। आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। उचित व्यायाम, उचित व्यायाम का मतलब सिंपल सा ये है कि अब हमारी मशीन बिगड़ चुकी है, हमारी मशीन पहले की तरह नहीं रही, सामान्य नहीं रही। तो अब हमको इसको क्या करना है, रिपेयर करना है। और रिपेयर करने का सबसे पहला तरीका है कि हम 45 मिनट का मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग वॉक ही होता है, इवनिंग वॉक नहीं होता है। 45 मिनट का मॉर्निंग वॉक करें, है ना। 22.5 मिनट आपको तेजी से जाना है, 22.5 मिनट तेजी से आना है, 45 मिनट का वॉक करना है, बीच में कहीं रुकना नहीं है, गहरी लंबी सांस नाक से लेना है, मुंह से सांस लेना नहीं है। इस तरीके से कंप्लीट और डिसिप्लिन व्यायाम हमको करना है। हम घूमने जरूर जाते हैं, पर मिलते हैं कोई लोग बीच में रास्ते में, तो हम उनसे रुककर बातें करने लग जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, इसको व्यायाम नहीं कहते। 45 मिनट का आपका वॉक होना चाहिए, साथ में 20 मिनट योगा करना चाहिए घर पर आने के बाद में। अब देखिए, ये जो आपका कदम है, ये आपके मशीन को रिपेयर करने के लिए आपने उठाया है। ध्यान रखिए, ये सोचना है मेरा शरीर अब बिगड़ चुका है और मुझे इसको रिपेयर करना है, मुझे डायबिटीज को रिवर्स करना है। तो अगर मुझे डायबिटीज को रिवर्स करना है तो मुझे ये पहला कदम उठाना ही पड़ेगा कि मुझे रोज व्यायाम करना पड़ेगा। आज इस फील्ड में कार्य करते हुए हम कई ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं जो नियमित तौर पे 5 साल 10 साल से घूमने जा रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि उनका ग्लूकोज लेवल नियंत्रित है, कंट्रोल है, क्योंकि वो रोज व्यायाम करते हैं। तो कदम पहला उचित व्यायाम, दूसरा कदम है उचित खानपान। अब उचित खानपान में देखना है कि हम क्या ना करें, है ना। शक्कर, गुड़ और शहद से बने पदार्थ आपको नहीं खाना है।
कई लोग चर्चा के दौरान बोलते हैं सर गुड़ तो खा सकते हैं, ऐसा हमने सुना है, कहा है। बिल्कुल खा सकते हैं, गुड़ खाना बहुत अच्छी बात है। पर यहां समझने योग्य बात क्या है कि अब हमको डायबिटीज हुआ है और डायबिटीज के बाद हमारा शुगर लेवल अनियंत्रित है। अगर हमारा ग्लूकोज लेवल अनियंत्रित है तो इस समय गुड़ खाना उचित नहीं होगा, है ना। ये कब खा सकते हैं? जब आप बगैर किसी टैबलेट के या बगैर किसी सपोर्ट के अपने दैनिक आहार का जो ग्लूकोज आपके शरीर में आ रहा है उसको नियंत्रित करने में अगर आप सक्षम हैं तो खा सकते हैं। अदरवाइज शक्कर, गुड़ और शहद से बने पदार्थ आपको नहीं खाना है। सुपाच्य पदार्थ, दूसरा पॉइंट, सुपाच्य पदार्थ आपको नहीं खाना है जिनका पाचन जल्दी होगा। पाचन जल्दी होगा तो ग्लूकोज का निर्माण जल्दी होगा, और ग्लूकोज का निर्माण जल्दी होगा, ग्लूकोज रक्त में जल्दी आएगी, और रक्त में जल्दी आएगी तो आप समझ चुके हैं कि वो सेल में जाएगी, उन 4 सेल में भी जाएगी, उनको रोज नुकसान पहुंचाएगी। भले आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, पर ये नुकसान रोज का हो रहा है। तो हमको सुपाच्य पदार्थ का सेवन या तो न करे तो बहुत अच्छा है, या कम करे तो बहुत ही अच्छा है ना। जो नॉन वेजिटेरियन है, तीसरा पॉइंट देखेंगे कि उनको चिकन और मटन का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। यहां पर आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली का सेवन कर सकते हैं, वो भी महीने में 1 बार। मैं कई लोगों से मिलता हूं जो सप्ताह में 2 बार नॉनवेज लेते हैं। समझना यह है कि अब हमारा मशीन क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। पहले इसको रिपेयर करना है, रिपेयर करने के बाद में आप सेवन कर सकते हैं। पर कब? जब रिपेयर हो जाए तब। डायबिटीज में सभी लोगों का एक ही सवाल और एक ही इच्छा, हमको क्या वापस मीठा खाना मिलेगा? क्या हम वापस नॉनवेज खा पाएंगे? देखिए, अगर आपकी इच्छा शक्ति है, आप अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, अपने ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को रेगुलर चेक कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपना भोजन भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मनपसंद के हिसाब से भी खा सकते हैं। पर पहले कदम क्या है? उसको रिपेयर करना है। मीठे फलों का सेवन ना करें। वापस वही कहा जाता है कि मीठे का फल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर बात वही आ रही है, क्या हमारा ग्लूकोज लेवल नियंत्रित है? अगर है तो ले सकते हैं, पर अनियंत्रित है तो नहीं ले सकते हैं। बेकरी आइटम्स के नहीं लेना है ना। दही, दूध, घी जर्सी गाय और भैंस का नहीं लेना है। हाँ, देसी गाय का दूध और घी आप ले सकते हैं, पर आपको जर्सी गाय का और भैंस का नहीं लेना है। भैंस का क्यों नहीं लेना है? निश्चित तौर पे समझना है यहाँ पर कि उसमें फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। वो पहलवानों के लिए है, हम एक सामान्य व्यक्ति हैं, और निश्चित तौर पे अब सामान्य रहे भी नहीं क्योंकि अब हम डायबिटिक हो चुके हैं। तो इस समय में हमको इन चीज़ों का विशेष ध्यान पे रखना है। तो अब क्या करना चाहिए? खाने में हमको क्या लेना चाहिए? तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि हमको खाने के अंदर हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। हमको सलाद का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। हमको खाने के अंदर औषधि के रूप में उसको देखना चाहिए। भोजन डायबिटिक हो जाने के बाद में आपके लिए भोजन एक औषधि समान होना चाहिए, है ना। जैसे कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, ऐसा आपका भोजन होना चाहिए। नपातुला प्लानिंग के साथ में आप भोजन करें। हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, सलाद का सेवन ज़्यादा करें। खाने के पहले प्लेट में सलाद ले लें और पहले सलाद का सेवन करें। भूख बच जाए तो फिर आप भोजन करें। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अगर सलाद का सेवन ज़्यादा करेंगे तो जो बाकी आइटम हैं जो आपकी थाली में सजे हुए हैं उनका आप उपयोग कम करेंगे, और इससे कहीं ना कहीं आप आसानी से अपने ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित कर पाएंगे। साथ में जहां पर अगर आपको मोटापे के कारण डायबिटीज हुआ है तो इसमें हम आयुर्वेद के एक सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं कि 2 टाइम डाइट इन डे ले सकते हैं, है ना। आप यहाँ पर कहेंगे कि अरे हमको तो ये कहा जाता है कि ब्रेक में खाना चाहिए, आप 2 डाइट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों के सिद्धांत अलग है। कहा वहां पर भी गलत नहीं जा रहा है और कहा यहां पर भी गलत नहीं जा रहा है, सिर्फ इसको समझना है ना। उसको समझने के लिए आप मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि इससे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे उस विषय को छेड़ूंगा तो थोड़ा सा विषय लंबा हो जाएगा, पर आप हमारे कार्यकर्ता से समझ सकते हैं मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया के अंदर जो कार्य कर रहे हैं कि क्यों ऐसा दोनों प्रणाली में अंतर है। पर आप इस माध्यम से भी अपने शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं 2 टाइम डाइट इन अ डे लेकर। तो हमने जो नियम है हमारा, दूसरा नियम जो समझा वो था उचित खान पान। अब बात यह आ रही है कि अगर सही खान पान और एक्सरसाइज करने के बाद भी हमारा ग्लूकोज लेवल नियंत्रित नहीं हो रहा है, फिर भी हमको अदर मेडिसिन लेना पड़ रहा है अपना शुगर ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए, तो अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उचित इलाज।
अब उचित इलाज की अगर बातचीत की जाएगी तो यहां पर मैं कहूंगा आयुर्वेद। दोस्तों आयुर्वेद क्यों, है ना? देखिए यहां पर हमको एक बात समझना है जो हम मेरे ख्याल से समझ चुके हैं अभी तक की चर्चा में, कि डायबिटीज एक डिसीज नहीं है, एक डिसऑर्डर है। मतलब यहां पर शरीर का सिस्टम बिगड़ा है, एक फंक्शन बिगड़ा है, और हमको उस फंक्शन को रिपेयर करना है। क्या करना है? रिपेयर करना है। हमको डायबिटीज को रिवर्स करना है, और उसको रिवर्स करने में मदद कौन कर सकता है? हमारा आयुर्वेद। तो मन में आपके सवाल आएगा कि जो आज मॉडर्न मेडिसिन है क्या वो सही नहीं है? मैं आप बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा। मॉडर्न मेडिसिन भी सही है, पर इतना समझना है कि वो इमरजेंसी ड्रग है। अगर हमारा शुगर लेवल 600-700 है तो निश्चित तौर पे उसको लेना चाहिए, उससे हमको हमारे ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करना चाहिए। पर जब बात आ रही है कि डायबिटीज में सिर्फ ग्लूकोज लेवल के नियंत्रण से काम चलने वाला नहीं है, हमको अपने शरीर को रिपेयर करना है। जैसे हमने पहले 2 सिद्धांतों में समझा कि एक्सरसाइज करके हम शरीर को रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे खानपान से शरीर को रिपेयर कर सकते हैं, तो वहीं पर अब आवश्यकता और ज्यादा पड़ रही है, तो अब हमको इस्तेमाल करना है आयुर्वेद। पर आयुर्वेद का नाम सामने आते ही एक मन में सवाल आता है, अरे सर 5 साल हो गए मुझे डायबिटीज हुए, जिसने जो कहा मैंने वो लिया। किसी ने कहा करेले का जूस पियो, मैंने करेले का जूस पिया। किसी ने कहा मेथी दाने का पाउडर खाओ, मैंने वो खाया। किसी ने कहा लौकी का जूस पियो, मैंने वो पिया। किसी ने कहा 7 गमलों में गेहूं उगाओ, वो लिया। और न जाने कौन कौन सी टेबलेट्स जो अभी तक लॉन्च हुई है वो मैंने सब खाई, पर कोई फायदा नहीं मिला। बिल्कुल आपका कहना और सोचना सही है दोस्तों। कारण क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने हमको करेले का जूस पीने को कहा, किसी ने मेथी दाने का पाउडर खाने को कहा, किसी ने क्या कहा, सोचने वाली बात है कहा किसने? हमारे दोस्तों ने, हमारे हितैषियों ने, हमारे रिश्तेदारों ने। पर सवाल यह है कि वो सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले इन्हीं चीजों से भारतीय लोगों को फायदा हुआ है, हमारे पूर्वजों को फायदा हुआ है। पर समझने वाली बात यह है कि यह फायदा 50 साल पहले हुआ है। अब समय बदल चुका है, प्रदूषण बढ़ चुका है, स्ट्रेस बढ़ चुका है, लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। तो पहले की जो मात्रा हमारे शरीर पे असर करती थी, अब वो मात्रा हमारे शरीर पे असर नहीं करती है। दूसरा, जैसे मैंने एक चर्चा करा था आपसे कि हाइब्रिड, मतलब अब जनसंख्या बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए विज्ञान का सहारा लिया। उसमें जो उसके औषधीय गुण थे वो औषधीय गुण भी कम हो गए। तो अब हो सकता है कि 1 गिलास करेले का जूस नहीं, 5 गिलास करेले का जूस पीना पड़ेगा। आपको 1-2 चुटकी मेथी दाना नहीं, आपको मुट्ठी भर मेथी दाना खाना पड़ेगा। आप कहेंगे अरे सर इतना कौन करेगा? मैं बिल्कुल मानता हूं कि इतना कोई नहीं ले सकता है। पर अगर मैं आपको ये कहूं कि 5 गिलास करेले का जूस का एक्सट्रैक्ट निकालकर एक कैप्सूल बनाया जाए तो वो तो ले सकते हैं। अगर मेथी दाने का एक्सट्रैक्ट निकालकर एक कैप्सूल बनाया जाए तो वो ले सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल हम वो ले सकते हैं। एक उचित मात्रा हमारे शरीर में जाती है तो वो उचित मात्रा निश्चित तौर पे हमारे शरीर को रिपेयर करने में मदद करती है। और वही कार्य किया है पुणे के सुप्रसिद्ध मधुमेह संशोधक माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेकर सर ने। पिछले 24 वर्षों से वो डायबिटीज पर कार्य कर रहे हैं, और पिछले 18 वर्षों से आज उनके प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है, और लगातार वो उसमें अपग्रेडेशन करते गए। आज हजारों पेशेंट को सर ने नवजीवन प्रदान किया है, और अब शुरुआत करी है मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया की, और आज जन सामान्य तक पहुंचाने का इसको बेड़ा उठाया है, कार्य उठाया। जिस तरह इस वीडियो में मैंने आपसे चर्चा करी कि डायबिटीज आज क्या होता है, इतने ही सरल शब्दों में माननीय डॉक्टर नांदेकर सर ने आज डायबिटीज सब लोगों को समझाया। दोस्तों आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है इस वीडियो के माध्यम से कि मैं खुद एक डायबिटिक फैमिली से हूं, और मैंने आज ये ज्ञान प्राप्त करके और इन प्रोडक्ट का सहारा लेकर अपने मम्मी और पापा को डायबिटीज के जीवन से, यह कहूंगा कि उसके कष्टों से मुक्त करा है और उनको एक नव जीवन प्रदान किया है। मैं खुद एक प्री डायबिटिक पर्सन हूं। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि मैंने आज अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके अब डायबिटीज को नियंत्रित कर लिया, और संकल्प लिया है कि जीवन में डायबिटीज अपने आप को होने नहीं दूंगा। मुझे पूरी आशा है कि आज इस वीडियो के माध्यम से ये संकल्प आप भी लेंगे और एक नए भारत का निर्माण करेंगे। दोस्तों आज हमने इस वीडियो में 4 भागों में डायबिटीज को समझने का सरल शब्दों में प्रयास किया है। मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पे मैं कोई साइंटिफिक और मेडिकल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, सरल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। भाग 1 में हमने सीखा कि शरीर की सामान्य प्रक्रिया क्या है। भाग 2 में हमने सीखा कि डायबिटीज कैसे होता है। भाग 3 में हमने सीखा कि डायबिटीज के दुष्परिणाम क्या है, और भाग 4 में हमने सीखा डायबिटीज का सही नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेकर सर के द्वारा जो ये मिशन चलाया गया है, अपने आप में अद्भुत मिशन है। निश्चित तौर पे आज उन्होंने बहुत लोगों को ये नॉलेज और ये ज्ञान दिया है। और देखिए
जब चर्चा होती है तो चर्चा में समाधान होना चाहिए। समाधान का मतलब यह होता है कि हमने किसी चीज, व्यक्ति को किसी चीज के लिए प्रेरित कर दिया और वो प्रेरणा, उस प्रेरणा में आके उसने वो कार्य शुरू कर दिया, फिर भी वो अंतिम रिजल्ट नहीं ले पा रहा, मतलब उसको वो प्रोडक्ट भी चाहिए, वो सपोर्ट भी चाहिए, जिससे कि वो वहां पर उस अंतिम मंजिल तक पहुंच सके और वो कह सके कि नाउ अब मैं डायबिटीज से फ्री हूं, मुक्त हूं, उसके कॉम्प्लिकेशन मेरे शरीर में आने वाले नहीं हैं और मैं जीवन भर डायबिटीज को एंजॉय कर सकता हूं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जी सकता हूं। यही आज मौका दिया है हमको माननीय डॉक्टर अभिनंदन सर ने। दोस्तों, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर अभिनंदन सर का कि उन्होंने मेरे परिवार में नहीं, हजारों परिवार में ये खुशी दी है और अब ये खुशियां हमको करोड़ों परिवार तक लेकर जाना है। मैं आप सभी को आह्वान करना चाहूंगा कि आइए मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया में शामिल होइए, इस ज्ञान को लीजिए, जन सामान्य तक पहुंचाइए, एक भारतीय होने का कर्तव्य निभाइए और भारत को मधुमेह से मुक्त करिए। मुझे पूरी आशा है कि आज हम सब लोग संकल्प लेंगे और आने वाले 10 से 15 सालों में एक नए भारत का निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरवायु, धन्यवाद।